वेलकम बैक। दमदार दस देख रहे हैं आप। आरती जी, विनोद जी हमारे साथ मौजूद है। हम बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जिहादी जमात का जुल्म है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। हिंदुओं पर इतने अत्याचार हो रहे हैं। नए साल के मौके पर हिंदुस्तान में तो जश्न का माहौल था, पूरी दुनिया पटाखे फोड़ रही थी, खुशियां मना रही थी, लेकिन वहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर जानलेवा हमला हो रहा था। एक और हिंदू को जलाकर मारने की कोशिश की गई। स्ट्रेचर पर जो बॉडी आप देख रहे हैं, भयानक जली हुई हालत में। ये ताज़ा मामला शरीयतपुर के तिलोई का है, जहां जिहादी जमात ने हिंदू दुकानदार को पहले ऑटो से खींचा, उसकी पिटाई की। मन नहीं भरा पीटने के बाद तो चाकू से हमला कर दिया गया। इसके बाद जिहादियों ने उसके ऊपर पेट्रोल डाल दिया, पेट्रोल छिड़क कर उन्हें आग के हवाले कर दिया। ये तो आप समझ लीजिए गनीमत रही, भगवान की कृपा थी। पास ही में एक तालाब था और खोकन दास उसमें कूद गए। उनकी जान तो बच गई, लेकिन अस्पताल में है, बहुत सीरियस है। और बांग्लादेश का ये कोई पहला मामला भी तो नहीं है। चाहे 2025 की दिसंबर रही हो या फिर 2026 की आज जनवरी की दूसरी तारीख, कैलेंडर में तारीख बदल रही है, लेकिन हिंदुओं की स्थिति नहीं बदल रही है। 16 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। दीपू दास पर ईश निंदा का आरोप लगाकर उसे जलाकर मार डाला। बाद में छानबीन हुई तो पता चला कि कोई ईश निंदा नहीं हुई थी। सम्राट को मौत के घाट उतार दिया गया। ब्रजेंद्र विश्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब खोकन दास को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की गई। इस पूरे मामले पर खोकन दास की मां का क्या कहना है, वो दर्द, वो पीड़ा सुनिए। কেহরবাঙ্গা ওষুধের দোকান, বিকাশের দোকান বন্ধ করে বাড়িতে আইসে, বাড়িতে মনে করেন বাড়ির গাড়ায় পেট্রোল দিয়ে আগুন দিয়েছে, গায়ে চারটা কোপ দিছে, পেটের ইঠি বাইরে গেছে, মাথায় কোপ দিছে। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले से सनातनी भड़के हुए हैं और बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं की रक्षा की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से निर्मम हत्याएं हिंदुओं की हो रही है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, 6-7 वर्ष की बच्ची को जिंदा जलाया जा रहा है, और उतने निर्मम हत्याओं को देखने के बाद भी सिर्फ वो चंदुदास ही नहीं जलाए गए, उसके बाद तमाम लोग मारे जा रहे हैं। किसी को गोली मार रहे हैं, किसी को मार मार के मार रहे हैं, किसी को घर से खींच के ले जा रहे हैं। ये सब हो रहा है बांग्लादेश में, और हिंदू मर रहा है बांग्लादेश में, और हम मौन पे मौन नहीं, हाथ पे हाथ नहीं रख सकते, हम मौन नहीं रह सकते। अकेली यूनियन सरकार में 300 से अधिक हत्याओं की घटनाएं घटी हैं हिंदुओं पर, और जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाएं हुई हैं, जिसमें से 107 घटनाएं सिर्फ 2005 के अंदर हुई है। 197 घटनाएं 2025 के अंदर हुई है। तो जिस प्रकार से वहां की स्थानीय पुलिस और शासन प्रशासन के लोग हिंदुओं को जो फंसाने का काम कर रहे हैं, एक तरह से कोई भी घटना घटी और उसके बाद हम तुरंत या तो उसको लिपापोती करके ये कह देते हैं आपसी रंजिश की घटना है, आपसी द्वेष की घटना है, आपसी लड़ाई झगड़े की घटना है, या फिर उसको जो है ना दूसरी तरह से उसको पर्दा डालने की कोशिश की जाती है, या उसको ऐसे फंसा दिया जाता है उस हिंदू को कि ये तो हिंदू है, अपने भारत का साथ देने वाला है, या इसने ईश निंदा की है। इस तरह के झूठे आरोपों में फंसा करके मनगढ़ंत कहानियां गढ़ करके अनेक हिंदुओं की हत्याएं वहां पर हुई हैं। कईयों के घर जला दिए गए, दुकानें तबाह कर दी गई, बाहर से ताला लगा करके पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दी गई। आरती जी, वहां पर हिंदुओं के लिए केवल कैलेंडर ही तो बदल रहा है, तारीखें ही बदल रही हैं, उनकी स्थिति तो नहीं बदल रही है। मीनाक्षी जी, इनफैक्ट जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ तब से ये मामला चल रहा है कि हिंदू सुरक्षित नहीं है बांग्लादेश में। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बांग्लादेश के हिंदू खुद कह रहे हैं। लेकिन और दुनिया क्यों चुप है? दुनिया भी चुप नहीं। इनफैक्ट जब तुलसी गबार्ड का आपको याद होगा, इतना बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने, जैसे ही वो इंटेलिजेंस की चीफ बनी यूएस में, तो उन्होंने जो बड़ा स्टेटमेंट दिया था बांग्लादेश को लेकर ही दिया था कि वहाँ हिंदू खतरे में है और हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इस रीजन में जितने भी देश है, क्या ये उनकी जिम्मेवारी नहीं है कि माइनॉरिटीज़ की कहीं ना कहीं किसी तरीके से प्रोटेक्शन करे? क्या ये तारिक रहमान की जिम्मेवारी नहीं होगी कि जो अब इतने समय के बाद आए हैं और लग रहा है कि वो अगले बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर होंगे?
तो उनका भी ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेजॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बांग्लादेश में। वही लोग जो शेख हसीना के साथ थे या कई सारे लोग जो अभी भी अपने आप को बांग्लादेश में कहते हैं कि नहीं हम लोग हिंदुओं की सुरक्षा करेंगे, ये उनकी जिम्मेवारी है कि हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, जो कट्टरवादी लोग हैं बांग्लादेश में, वो उनको कंट्रोल करे। लेकिन ये लग रहा है कि बांग्लादेश में कोई कंट्रोल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं है, ये खुलेआम कत्लो गैरत किया जा रहा है। ये और ये एथनिक क्लिंजिंग हो रही है, ठीक वैसे जैसे कभी कश्मीर में हुई थी हिंदुओं की। बिल्कुल मीनाक्षी, ये इसमें ये कोई डाउट ही नहीं है ये, लेकिन ये आज का मामला नहीं है। 1947 से आप तीनों देशों को लीजिए, बांग्लादेश बाद में बना, 71 में बना, लेकिन अगर आप देखें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ थी उनका सफाया कैसे हुआ है 47 से लेकर अभी तक, और वही प्रक्रिया चल रही है, उसमें कोई भी गैप नहीं आया है। आपने तुलसी गबार्ड का नाम लिया, मैं आज सुबह ही जब सोशल मीडिया पे अलग अलग पोस्ट देखते हैं तो तुलसी गबार्ड का भी देखा। नए साल में वो सूर्य नमस्कार कर रही थी। तुलसी गबार्ड अमेरिका में सूर्य नमस्कार कर रही थी, यहाँ हिंदू कर सकता है बांग्लादेश में? नहीं, वो कर ही नहीं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्ला, इसीलिए मीनाक्षी सीए इसीलिए बना कि हम लोगों को मालूम है कि एक वक्त में अफगानिस्तान में बहुत संख्या थी हिंदुओं और सिखों की, पाकिस्तान में बहुत संख्या थी हिंदुओं और सिखों की, बांग्लादेश में हिंदुओं की बहुत संख्या थी, लेकिन वो घटते घटते करते नॉन एग्जिस्टेंट हो रही है। कट्टरपंथ ना, इसके पीछे तो कहानी कट्टरपंथ की है। इसको यही कह सकते हैं कि जेनोसाइड हुआ है हिंदुओं का इन 3 इलाकों में। कट्टरपंथ अब अमेरिका तक पहुंचता दिखाई दे रहा है, और मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रही हूं, बहुत सोच समझ के ये बात कह रही हूं। आप देखिए, अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के नए मेयर ममदानी हाथ में कुरान रखकर शपथ लेते हैं। अमेरिका में ये पहली बार हुआ है कि जब कोई मेयर कुरान पर हाथ रखकर शपथ ले रहा हो। ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर है। उनका मुस्लिम होना कोई कट्टरपंथ की तरफ इशारा नहीं है। वहां पर बाइबल पर हाथ रख के राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, लेकिन बाइबल ये नहीं कहती कि जो हमें मानता है वो फिर किसी और को ना माने। लेकिन कुरान के बारे में कई लोगों की ये राय है, वो ये कहते हैं कि सिर्फ हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है। नहीं, ऐसा कुरान को अगर पढ़िए तो कुरान में सूफिज़म भी है, कुरान से ही निकला है, जो सबको मानता है। अलग अलग सेक्ट हैं, इस्लाम में भी एक कट्टरवादी सेक्ट है, लिबरल सेक्ट भी है, और बाइबल में भी आपको जो है कन्वर्जन की तमाम सारी घटनाएं आती हैं कि उसमें कि कैसे आप यीशु को मतलब को अपने सब कुछ सौंप दीजिए। तो हर धर्म में भी, इस मामले में तो हिंदू धर्म ही एक ऐसा है जिसमें आप किसी को मानिए तो भी आप हिंदू हैं, ना मानिए तो भी हिंदू हैं, ये तो हमारी खास विशेषता है। लेकिन ममदानी ने जो कुरान पर हाथ रख के शपथ लिया है, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा पॉलिटिकल भी देखना चाहिए। ममदानी चूंकि अभी तक खैर कट्टरपंथी कोई बयान तो नहीं दिया उन्होंने, लेकिन जब उन्होंने भाषण दिया था पहला जी, तो उसमें उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था आई एम ए मुस्लिम, आई एम ए माइग्रेंट, जी, आई एम एन अमेरिकन। तो उन्होंने तीनों बातें रखी हैं। अपनी मुस्लिम पहचान को वो छिपाना नहीं चाहते, बल्कि उसको स्थापित करना चाहते हैं। अमेरिकन ही है, इन्वेस्टमेंट कंपनी चलाते हैं, और मैं इनका एक्सपोस्ट देख रही हूँ, 2.7 मिलियन फॉलोवर्स इनके, मारियो नाफॉल। अब ये क्या कह रहे हैं सर, ये पढ़ना जरूरी है, मैं क्यों ये टॉपिक लेकर आई। वो ये कह रहे हैं NYPD recruit request exemption from salting American flag, claims he may only praise Allah. This is the NYPD under ममदानी। सर ये भी एक पोस्ट है, ये भी एक राय है वहां पर। नहीं, ये तो इन्होंने कहा है ना जी। ममदानी का तो कोई ऐसा भाषण नहीं आया कि उन्होंने फ्लैग को जो है वो करने से मना कर दिया हो। नहीं सर, वहां की NYPD एडमिनिस्ट्रेटिव गाइड प्रोसीजर है नंबर 304 और 2, मतलब वहां के जो प्रोसीजर है उसके बिहाफ पर ये कह रहे हैं, द वन हु सेज ही मे ओनली प्रेज अल्लाह, जो कि कुरान को वो नहीं, ही मे प्रेज अल्लाह तो ठीक है भाई, मुस्लिम तो अल्लाह को ही प्रेज करेगा, जो मुसलमान है वो अल्लाह को ही प्रेज करेगा, तो इसमें क्या है। लेकिन हाँ, अगर फ्लैग होस्ट करना हो, फ्लैग होस्ट करने से मना कर दें वो, कि भाई कल को मान लीजिए भारत में कोई मुसलमान प्रधानमंत्री हो जाए, वो एक काल्पनिक किसी बता रहा हूँ, और तिरंगा होस्ट नहीं करेगा क्या लाल किले पे जाके? करना पड़ेगा अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, अगर आप मेयर बनते हैं, आपको अगर वहाँ का फ्लैग, अमेरिकन फ्लैग होस्ट करना तो होस्ट करना पड़ेगा आपको।
वो तो आप वहाँ के, अब आप मानने के लिए अल्लाह को मानिए, आप जिस गॉड को मानिए, आप ईश्वर को मानिए, किसी को मानिए, वो अलग चीज़ है। तो मुझे लगता है कि ममदानी अपनी मुस्लिम पहचान को स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन आगे उनके एक्शन से तय होगा कि उनका एक्शन जो है माइनॉरिटीज के प्रति, खासकर नॉन मुस्लिम्स के प्रति क्या है। तो इसी से जुड़ी हुई उससे एक तय खबर होगा। और रख देती हूँ। ममतानी अब कितने इस्लामिक कट्टरपंथी हैं या नहीं, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि वो दिल्ली हिंसा के आरोपी और जेल में बंद उमर खालिद को चिट्ठी लिखते हैं। उसमें उनके उमर खालिद के बयानों का जिक्र होता है। पिछले महीने उमर खालिद के माता पिता अमेरिका दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर ममदानी से मुलाकात की थी, और वो जो चिट्ठी का हिस्सा है वो भी आपके सामने रख रही हूँ। आरती जी, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए मीनाक्षी, मैं भी काफ़ी चौंक गई थी कि ममदानी ने एक चिट्ठी लिखी है, और इसलिए मैंने गौर से पढ़ा कि उन्होंने लिखा क्या है। उन्होंने उमर खालिद के पेरेंट्स को तो मिले हैं, क्योंकि उमर खालिद के पेरेंट्स ने काफ़ी वो जगह जा रहे हैं, वो प्लीड कर रहे हैं कि उनका बेटा जेल में है और उसको निकालना चाहिए। लेकिन ममदानी ने बहुत ही डिप्लोमेटिकली चिट्ठी लिखी है। लिखा है कि उमर, मुझे अक्सर कड़वाहट में आपके शब्द याद आते हैं, और ये भी कि स्वयं पर हावी ना होने देना कितना महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ममदानी उमर खालिद को इन अ वे डांट कह सकते हैं कि भाई आपको बिटरनेस ने कंज्यूम किया है। लिबरल है या कट्टर है ममदानी? What's your first idea about him? देखिए, चूंकि मैं यूएस में रही हूँ, न्यूयॉर्क को समझती हूँ, मैं न्यूयॉर्कर अपने आप को एक टाइम पे मानती थी। ये इतना सिंपल नहीं है, ब्लैक एंड वाइट में नहीं है। आपको याद होगा कि ममदानी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ खड़े रहे और स्माइलिंगली खड़े थे दोनों, और प्रेसिडेंट ट्रंप जबकि उनके ओपोनेंट थे, उन्होंने उनके साथ ये भी किया। तो इतना सिंपल नहीं है, ये ब्लैक एंड वाइट नहीं है। और इस चिट्ठी में समझ आता है कि इतना ब्लैक एंड वाइट नहीं है, कि ममदानी कह रहे हैं कि भाई तेरे को बिटरनेस ने कंज्यूम किया है, तो इन वे कह रहे हैं उमर खालिद को कि उस बिटरनेस से बाहर निकलो। ये तुम्हारा देश है, तुम्हारे देश में अपने तरीके से रहो, रूल और लॉ के हिसाब से रहो। तो मुझे लगता है मैम, ये देखिए, दुनिया भर की जब हम बात करते हैं इस्लामिक कट्टरपंथ वहां पर बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ ही ईरान में जबरदस्त विरोध हो रहा है। ईरान के जेंसी सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खामेनी की तानाशाही सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। ईरान के शहर शहर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। आंदोलन को दबाने के लिए गोली चलाई जा रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। एक व्यक्ति की जान भी चली गई इसी प्रोटेस्ट के दौरान, उनके ऊपर फायर हुआ। बड़ी संख्या में महिलाएं सड़क पर हैं, और महिलाएं क्यों सड़क पर हैं ये आप जान रहे हैं। आपको हिजाब में ही रहना है, पब्लिक प्लेस पर बिना बुर्के के नहीं निकलना है, आपको पढ़ाई की आज़ादी नहीं, आपको हमेशा आपके घर के मर्द के अंडर ही उसके लिए गए फैसलों के आधार पर ही चलना है। और जब किसी देश की महिलाएं खड़ी हो जाती हैं, वहां पर सरकारें ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहती हैं, वहां पर तानाशाही जिंदा नहीं रहती है। ये आप यूं कहेंगे एक महिला होने के नाते ये मेरा मानना हो सकता है, लेकिन नहीं, तख्ता पलटता है। लेकिन क्या खामेनी का तख्ता पलटना इतना आसान है विनोद जी? देखिए, प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है। अब समय कितना लगेगा ये कहना मुश्किल है। हो सकता है ये दबा दिया जाए, विद्रोह है, जड़ें बहुत गहरी हैं, जड़ें बहुत गहरी हैं, और हो सकता है विद्रोह दबा दिया जाए या थोड़ा ठंडा पड़ जाए फिर चलता रहे। लेकिन ये जरूर है खामेनी साहब की जो सत्ता, अटूट सत्ता है ना, उस पर डगमगा रही, उस पर जो है उसकी नींव खोदने का काम शुरू हो गया है। क्योंकि जो नई जनरेशन है, जिसको जेन जी बोलते हैं, ये नई जनरेशन चाहे किसी भी देश में हो, वो उसकी दुनिया ये वीडियो देखें आप, दर्शक भी देखें, हम आजाद महिला है। देखिए, ईरान में महिलाओं को रजा पहलवी के जमाने में काफी आज़ादी थी। रजा पहलवी जब शाह थे, उसके बाद से फिर जो ईरान में जब कट्टरपंथी प्रतिबंध लगे सारे, तो जाहिर है पूरी पीढ़ी निकल गई, 2 पीढ़ियां निकल गई, बहुत समय हो गया। लेकिन उसके बाद अब जो नई जनरेशन आ रही है, वो स्वीकार नहीं कर रही इन चीज़ों को, इन प्रतिबंधों को, और इसीलिए ये चीज़ें जो है बाहर सामने आ रही है। क्योंकि हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि आप कब तक जो है लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उनको धर्म के नाम पर दबा के रख सकते हैं? कब तक उनको आप धर्म का दिखा कर कि आप जो है ये करिए? धर्म का मतलब है एक आत्मिक और आध्यात्मिक व्यवस्था है वो, लेकिन आप उसको अपनी तानाशाही थोपने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये चीजें सामने आएंगी। और वैसे भी मतलब मेल और फीमेल के लिए, महिला और पुरुष के लिए 2 अलग अलग किस्म के नियम कैसे हो सकते हैं?
व्हाई डोंट यू ट्रीट देम एज ए ह्यूमन? आप इंसान की तरह उन्हें क्यों नहीं मानकर चलते हैं? आज जो बुर्का उछाल रही हैं, हिजाब उछाल रही हैं महिलाएं, वो यही तो आपको बताने की कोशिश कर रही हैं तू व्यभिचारी है। आप सुन रहे हैं, ये जो महिलाएं हैं वो ये कह रही है हम आजाद महिला है और तू व्यभिचारी है। मतलब किसके लिए कह रहे हैं? खामेनेई के लिए कह रहे हैं, वहां की सत्ता के लिए कह रहे हैं, वहां के कट्टरपंथी। आप जमात बोलेंगे तो फिर आपको लगेगा कि मैं पाकिस्तान और यहाँ बांग्लादेश की बात कर रही हूं, लेकिन वहां की जो भीड़ है, वहां की जो सोच है कट्टरपंथी सोच, ये ईरान में बगावत तेज होने की तस्वीरें हैं जो मैंने आपके सामने रखी। यहाँ पर खामेनेई के खिलाफ जंग है तो एक जंग वो है जो रूस और यूक्रेन में लगातार चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कोशिशें कर रहे हैं लेकिन जंग है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। अब तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। नए साल में कुछ नई आस हो सकती थी। यूक्रेन रूस जंग को लेकर एक अच्छी खबर भी आई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन शांति वार्ता का 90% मसौदा कंप्लीट हो गया है, अब सिर्फ 10% ही बाकी है। इसे जनवरी तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसे लेकर कल यूक्रेन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बड़ी बैठक है और यह बैठक पहली बार हो रही है। उधर पुतिन ने यह दावा किया है कि रूस जंग जीतने के करीब है। अब सवाल यह है कि 2026 में जंग रुकेगी या ये जंग अभी और खिंचेगी। Ростем кожного дня на зв'язку з американською командою та нашими партнерами в Європі. Вчора, сьогодні ми готуємо формат. Ми готуємо важливі зустрічі. 3 січня – зустріч радників з питань національної безпеки в Україні. Це перша така зустріч в Україні щодо миру. Європейські представники, плюс ми очікуємо американську команду онлайн. І 15 країн підтвердили, плюс... आरती जी, ऐसे मौके पर जब व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं कि भले ही ये जंग 1 साल और खींच जाए लेकिन जीतेगा तो रूस ही, क्या ज़ेलेंस्की सरेंडर करेंगे? देखिए, ज़ेलेंस्की आज सरेंडर करे या कल करे या 1 साल के बाद करे, ये तो निश्चित है कि यूक्रेन इस जंग में एक लूज़र है और उसका सबसे बड़ा कारण ही ज़ेलेंस्की है, क्योंकि यूक्रेन के पास उतनी क्षमता अपने आप में थी ही नहीं कि वो रशिया को लड़ सके। और सबसे बड़ी बात कि यूक्रेन, खासकर ज़ेलेंस्की के जो संकेत उन्होंने लगातार दिए कि वो नेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं और नेटो का एक्सपेंशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि रशिया के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हमेशा से रहा है और वो इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं रशिया गई हूँ, रशियन लोगों से बातें की है, आम जनता, इंटेलेक्चुअल क्लास, ये इस बात पे कंसेंसस है रशिया में कि वो अपने जो सुरक्षा है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो रहा हो, घट रहा हो, इकोनॉमी में काफ़ी प्रभाव पड़ रहा हो, लेकिन वो इस युद्ध में डिसाइसिव विक्ट्री लेकर ही रहेंगे। और ये लग रहा है कि रशिया ऑलरेडी एक विनर है। इसको पूरा सॉलिडिफाई करने के लिए उनको 6 महीने लगे, 1 साल लगे, वो करके ही रहेंगे। लेकिन नेपोलियन और हिटलर दोनों रशिया में ही जाके हारे हैं। नेपोलियन को भी वहीं से हार का सामना करना पड़ा है और हिटलर को भी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो पलटा है सीन पूरा, वो बिकॉज ऑफ वॉर ऑफ द बैटल ऑफ स्टालिनग्राड जो था, वहां से जो है जो तो वो बहुत टफ लड़ा। हारेंगे नहीं, जीतेगा तो रशिया ही, ये उन्होंने अपने बयान में इसलिए ये क्लियर कर दिया है। अब देखें ज़ेलेंस्की सरेंडर कब करते हैं। अच्छा, एक फ्रंट ये है जो रूस और यूक्रेन के बीच में आप देख रहे हैं। वॉर का एक और फ्रंट है जो इस साल खुलने वाला है, वो ताइवान और चीन के बीच है, क्योंकि तनाव बड़ा जबरदस्त है। चीन के राष्ट्रपति ने यह दावा किया है कि ताइवान और चीन एक होकर रहेंगे। वहीं ताइवान ने भी साफ कर दिया है कि वो अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे। इस बीच ताइवान के सपोर्ट में अमेरिका खड़ा हो गया है, लेकिन अमेरिका तो ज़ेलेंस्की के भी सपोर्ट में था। क्या हो गया? अमेरिका का कहना यह है कि ताकत का इस्तेमाल कर हालात को बदलने की कोशिश ना करे चीन। सर, एक क्विक रिएक्शन मुझे इस पर इसलिए चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने जो ज़ेलेंस्की के साथ किया वही वो अब ताइवान के साथ कर रहे हैं। पहले ताइवान को इतना उकसा देंगे कि वो चीन के साथ पंगा मोल ले ले, उसके बाद फिर पीछे से खिसक लेंगे। देखिए, जो अभी आरती जी कहती है यूक्रेन और रूस की स्थिति है, वही ताइवान और चाइना की स्थिति है। ताइवान एक छोटा सा आइलैंड है और 49 से पहले ताइवान वाज द पार्ट ऑफ द चाइना। वो तो जब चांगकाई शेक भाग करके गए वहां से और जाकर उन्होंने अलग अपने को घोषित किया, क्योंकि तो तब से ताइवान अलग है, अमेरिकन प्रोटेक्शन में है। लेकिन वो बात आपकी सही है कि क्या अमेरिका इस लड़ाई को लड़ने के लिए, अगर चाइना हमला करता है ताइवान पर, तो क्या अमेरिका इस लड़ाई को लड़ने सामने आएगा?
और अगर सामने अमेरिका आ जाता है तो फिर तो खतरा बहुत बढ़ जाएगा, फिर तो वर्ल्ड वार वाली स्थिति हो जाएगी, क्योंकि दो नहीं तो फिर पीस प्राइज कैसे मिलेगा सर? यही तो नोबेल पीस प्राइज कैसे नोबेल मिलेगा? पीस प्राइज, हाँ अगले साल का। अच्छा, मुझे एक चीज नहीं समझ में आती है कि अब यूनाइटेड नेशन तो खत्म हो गया लगता है, अब सारी जिम्मेदारी है अमेरिका ने ले ली है, ट्रम्प साहब ने ले ली है। नहीं, ऐसी जिम्मेदारी वो ना ही ले तो बेहतर यूनाइटेड है। नेशन का होता था कि देशों के बीच में समझौते जो कराना, जंग शांति रुकवाने कराना। चले थे वो तो रुक नहीं रही है। वो वेनेजुएला, इधर चीन, ताइवान और न जाने और अरे कौन वो- कौन से वो war थाईलैंड fronts खड़े हो रहे हैं। थाईलैंड और वो कंबोडिया। कंबोडिया वाली भी जो है उसमें भी। अच्छा, झूठ और फरेब की फैक्ट्री पाकिस्तान पर हम बात ना करें दमदार 10 में, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर आतंकवाद का मुद्दा हो, अब पाकिस्तान ने एक और फेक प्रोपेगेंडा सामने रख दिया है। पाकिस्तान ने जयशंकर के हाथ मिलाने वाली तस्वीर को खूब घुमाया। हर तरफ यही कहा जा रहा है कि भारत अब बातचीत करना चाहता है, तो भारत ने तो कभी भी बातचीत कर दरवाजे बंद ही नहीं किए थे। हाँ, बाकी मुलाकातें तो होती रहती हैं। आप जहां आतंकवादी भेजना बंद करेंगे, जहां भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ना बंद करेंगे, वहां पर बातचीत हो जाएगी। लेकिन ये चालू पाकिस्तान है और चालू पाकिस्तान केवल चालबाजी कर सकता है। भारत ने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया, कह दिया कि एक शिष्टाचार मुलाकात थी। मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि डिप्लोमेटिक एरिना में अगर दो नेता मिलेंगे या दो बड़े पदाधिकारी मिलेंगे तो मुंह घुमा के चल देंगे, हाथ तो मिलाएंगे ना। बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट जयशंकर बड़े ग्रेसफुली पाकिस्तान गए और पाकिस्तान में बांग्लादेश गए। नहीं, बांग्ला बीच में पाकिस्तान भी गए। बहुत पहले की बात है। वो पुरानी बात है, लेकिन अभी ये तो बांग्लादेश गए थे। तारिक रहमान से मिलने जो गए थे। नहीं, ये तो अभी रिसेंट मैं पुरानी बात कर रही हूँ कि वो गए थे और उनका सादर बहुत अच्छे से रेस्पेक्टफुली हुआ था, क्योंकि डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करना है, और उसमें डॉक्टर जयशंकर ने कभी किया नहीं है ऐसा कि वो पलट गए हो, इस तरफ चले गए हो, उस तरफ चले गए हो। वो तो करियर डिप्लोमेट रहे हैं भाई, वो करियर डिप्लोमेट रहे हैं।